गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। क्या होता है साझेदारी का सामान्य परिचय, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अध्याय है अपना एक, साझेदारी। साझेदारी क्या होती है? जब हम साझेदारी पढ़ रहे हैं तो उसमें आता है अपने साझेदारी अधिनियम। सबसे पहले इसका अधिनियम आता है। अधिनियम क्या होता है? साझेदारी करने के लिए सरकार द्वारा एक अधिनियम चलाया गया है जिसके तहत इसको मान्यता मिली है, और वो है 1932। 1932 में साझेदारी अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें साझेदारों के अधिकार, दायित्व, संलेख आदि के बारे में उनकी जानकारी दी जाती है। और किसी प्रकार का इसमें कोई दायित्व निर्धारित नहीं होता है, तब आप कानूनी प्रावधान के तहत भी अपने दायित्व को निर्धारित कर सकते हो। यह इस 1932 की धारा के अधिनियम बताया गया था। अब अपन को पता पड़ गया 1932 की धारा के अधिनियम यह पारित किया गया है साझेदारी अधिनियम। इसमें जो परिचय पढ़ना है, तो परिचय पढ़ते हैं अपन। साझेदारी की सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। परिभाषा लेते हैं जो वो 1932 की धारा 4 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। 1932 की धारा 4 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि साझेदारों के मध्य में आपसी संबंध होता है। साझेदारों के मध्य में क्या होता है? आपसी संबंध। जब आपसी संबंध हो गया तो वह बन जाती है साझेदारी। जब साझेदारों के मध्य आपसी संबंध हो जाता है तो बन जाती है साझेदारी। और ये आपसी संबंध बनता है सिर्फ लाभ प्राप्ति के लिए। साझेदारी में जो अधिनियम जो संबंध बनता है वो सिर्फ बनता है लाभ प्राप्ति के लिए। कभी भी दो साझेदार मिलकर के लाभ और हानि के लिए कभी साझेदारी नहीं की जाती है। हमेशा साझेदारी किसके लिए होती है? लाभ प्राप्ति के लिए ही साझेदारी की जाती है। तो धारा 4 में इसकी परिभाषा निहित कही गई है, जो अपन को याद करनी है कि क्या होता है। ये आपसी संबंध के तहत होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक साझेदार मिल करके किसी फर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में संबंध बना करके कार्य करते हैं और लाभों को आपस में बांटेंगे या बांटने का निर्णय करते हैं, वो कहलाती है साझेदारी। तो साझेदारी की परिभाषा अपने को धारा 4 में दी गई है। ठीक है, अब आते हैं अपन साझेदारी में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो अपन पढ़ेंगे साझेदारी में विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं निहित होती है जिसके तहत ये साझेदारी बनाई जाती है। तो सबसे पहले आता है कि अपन जानते हैं कि साझेदारी का मतलब होता है कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। साझेदारी में क्या होता है? व्यक्ति शामिल होंगे, गाय, भैंसे, घोड़े, गधे, जानवर ये शामिल नहीं होते। तो इनमें क्या होता है? व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जब व्यक्तियों को शामिल करेंगे तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। और साझेदारी अधिनियम के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो ये हम भी बता सकते हैं कि अधिकतम 50 व्यक्तियों का निर्धारण किया गया है। साझेदारी में अधिकतम कितना निर्धारण किया गया है? 50 व्यक्तियों का निर्धारण किया गया है साझेदारी के तहत। तो कम से कम 2 व्यक्तियों का चयन होना चाहिए और अधिकतम 50 व्यक्तियों को आप इसमें शामिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप साझेदारी में 51वां व्यक्ति आप जोड़ लेते हो तो वो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह साझेदारी नहीं कहलाएगी। ठीक है ना? तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम 50 व्यक्ति इस साझेदारी में आप जोड़ सकते हो। ठीक है, पहले अपन ने विशेषता पढ़ ली कि इनमें कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम आप। दूसरा, इनके मध्य में समझौता होना चाहिए। समझौते का मतलब होता है अनुबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का इनमें अनुबंध होना चाहिए कि आप फर्म को कैसे चलाओगे, कैसे रनिंग में लाओगे, कहाँ से माल को परचेज करोगे, कहाँ माल को सेल करोगे, ये सभी चीजें आपके समझौते के तहत होनी चाहिए। समझौते के तहत या तो आपको लिखित में समझौता होना चाहिए या फिर आपके ओरल में समझौता होना चाहिए। ठीक है, और लिखित में समझौता होता है तो आपके लिए बहुत ही
आसानी रहती है, अपन किसी चीज का निपटारा कर सकते हैं बाद में। इसलिए अपन कहते हैं कि किसी भी प्रकार के दो साझेदारों के मध्य में समझौता होना अनिवार्य होता है। तो इसमें समझौते का जो भी पक्ष है वो बताया गया है। इसमें अपन तीसरा जानते हैं कि इनमें लाभों का विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभों का विभाजन होना चाहिए। लाभों का विभाजन होगा। अपन जानते हैं कि जब दो साझेदार मिलकर के किसी फर्म को व्यवस्थित चलाने का निर्णय लेते हैं तो अपन ये जानते हैं कि वो लाभ प्राप्ति के लिए ही फर्म में शामिल हो रहे हैं, है ना। लाभ प्राप्ति के लिए ही वो क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं। तो उनमें लाभों का विभाजन होना बताया जाता है कि कितने, कि 2:1 के विभाजन में शामिल हो रहे हैं या बराबर के लिए वो लाभों का विभाजन कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें वो होता है उनका लाभों का विभाजन में बताया जाता है, उनका शो किया जाता है, ठीक है ना। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि उनमें व्यवसाय का होना एक निश्चित होता है कि किस व्यवसाय के लिए वो, या तो आप धनिये की बिक्री के लिए, या फिर आप दाल की बिक्री के लिए कर रहे हो, या फिर आप मसाला दालों का कर रहे हो, है ना। तो आप जिसका भी कर रहे हो व्यवसाय, जिसके लिए आप साझेदारी कर रहे हो, वो साझेदारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक व्यवसाय का होना निश्चित होता है। किस व्यवसाय के लिए आप क्या कर रहे हो? साझेदारी कर रहे हो। कौन सा धंधा आप उसमें खोलना चाहते हो, किस धंधे के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और ये अधिनियम के तहत होना चाहिए। तो अपन जानते हैं कि एक अधिनियम के तहत है। इसमें अधिनियम कौन सा लग रहा है? इसमें अधिनियम लग रहा है 1932 की धारा, ठीक है ना। अपन जो भी इसमें एक्ट पढ़ेंगे वो 1932 का ही एक्ट पढ़ेंगे साझेदारी में, कि नए साझेदार को प्रवेश के दिया जाता है, कि नए साझेदार को कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, किन समस्याओं की वजह से नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती है। तो ये सभी जो कारण बताए हैं, ये सभी विशेषताएं बताइए। इन विशेषताओं को जैसे आप पढ़ोगे तब वैसे आपको पता पड़ जाता है कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार में पढ़ते हैं अपन। अकाउंट में यूं होता है कि जब आप सवाल करते हो तो सवाल के निश्चित है कि छोटा सवाल कितने का होगा, बड़ा सवाल कितने नंबर का होगा, या मध्यम जो सवाल है वो कितने नंबर में आएगा, ये सभी डिसाइड होता है। पर अपन को साथ में चैप्टर के साथ में अपन को क्या करनी पड़ती है? हल्की सी थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है। थ्योरी ये होती है कि अपन जानते हैं कि बोर्ड के एग्जामों में थ्योरी आती है 5 से 15 नंबर के बीच में थ्योरी पूछी जाती है। 5 से 15 नंबर के बीच में कम से कम थ्योरी पूछी जाती है। इसलिए अपन को हर चैप्टर के सवाल करने से पहले अपन उसकी थ्योरी पढ़ना अति आवश्यक मानते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं साझेदारों के प्रकार। यहाँ पर साझेदारों को 4 प्रकार से भागों में बांटा गया है। सबसे पहला, दायित्व के आधार पर अपन क्या करेंगे कि उनकी जो दायित्व होती है उनको निश्चित करेंगे कि सीमित दायित्व है या असीमित दायित्व है, किस दायित्व के लिए वो कौन कौन से साझेदारों को शामिल करते हैं, सीमित है या असीमित है, उनके अधिकार, उनके दायित्व सीमित है या असीमित है, उनके आधार पर अपन करते हैं। दूसरा, अपन समय के आधार पर, समय के आधार पर इनके साझेदारी को बांटा जाता है। समय के आधार पर एक निश्चित समय अंतराल दिया जाता है कि आपको इस समय तक या 1 साल तक आपको एक साझेदारी करनी है या आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है एक तो सीमित समय के लिए, और एक असीमित समय के लिए, ठीक है। कि सीमित समय में आपका एक होता है कि या तो 1 साल या 3 साल या 6 साल के लिए आप क्या कर रहे हो? साझेदारी कर रहे हो। एक कंटिन्यू आपको क्या करना है? साझेदारी को कंटिन्यू रखना है। गोइंग कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको साझेदारी को कंटिन्यू चलाना है। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। तीसरी साझेदारी अपन बांटते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य एक निश्चित उद्देश्य होता है और एक अनिश्चित उद्देश्य। अपन इसको बांट सकते हैं निश्चित उद्देश्य में। एक तो होती है अपनी ऐच्छिक
और एक विशेष। ठीक है, निश्चित में अपन बोलते हैं अपन ऐच्छिक, तो एक ऐच्छिक साझेदारी बोल सकते हैं और एक विशेष साझेदारी बोलते हैं। ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है कि अपनी इच्छा के अनुसार हो गया, जैसे अपना उद्देश्य पूर्ण हो गया, अपना उद्देश्य पूर्ण हो गया कि अपने को जो काम करने के लिए अपन ने साझेदारी का निर्धारण किया था वो कार्य पूर्ण हो चुका है अपना, और उस कार्य को पूर्ण होने पर अपन ने लाभों का बंटवारा भी कर दिया है। ठीक है, अपन ने एक समय पर जैसे अपना कार्य पूर्ण हो गया और अपन ने क्या कर दिया, लाभों का बंटवारा भी कर दिया। अब जब बंटवारा किया गया तो अपने को निर्धारित हुआ, अपने को निश्चित किया गया कि लाभों का बंटवारा होने के बाद में यह पता चला कि ये जो साझेदारी थी बहुत अच्छी चल रही थी हमारी, इसमें लाभ भी हमारे को अच्छा मिल रहा था, क्यों ना हम अपनी इच्छा से इस साझेदारी को और आगे बढ़ाएं, इसको कंटिन्यू रखें। तो कंटिन्यू रखने के लिए अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड किया गया, इसलिए इसको ऐच्छिक साझेदारी कहा गया। मतलब उद्देश्य पूर्ण होने के बाद में भी अपन क्या कर रहे हैं, उस साझेदारी को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो उसे कहते हैं अपन ऐच्छिक साझेदारी। और विशेष साझेदारी का मतलब होता है जैसे उद्देश्य पूर्ण हुआ, उद्देश्य जैसे ही पूर्ण हुआ वैसे ही साझेदारी क्या हो जाती है, लाभों का बंटवारा करके अपन साझेदारी को समाप्त कर देते हैं। साझेदारी को क्या करेंगे अपन, समाप्त कर देते हैं, तो वो कहलाती है विशेष साझेदारी। चौथा अपन आ जाता है वैधता के आधार पर। चौथा अपना आता है वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर क्या होती है साझेदारी, वैधता के आधार पर अपन जानते हैं कि एक तो वैध होती है और एक अवैध साझेदारी होती है। एक वैध होती है और एक अवैध होती है। वैध क्या होती है और अवैध क्या होती है। भारतीय अधिनियम के तहत सरकार ने कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो अपने हाथ में ले रखे हैं, उनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ठीक है, मना कर दिया गया है कि आप इन प्रोडक्ट्स का या इन चीज़ों का आप किसी भी प्रकार का व्यापार, लेन देन, व्यवसाय नहीं कर सकते हो। फिर भी आप उस तरह के व्यवसाय करते हो तो वह कहलाता है अवैध व्यवसाय। ठीक है, और जिस तरह के लिए सरकार ने एक अधिनियम कह रखा है कि आप इन सब चीज़ों का आप व्यवसाय कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, इनको सुचारू रूप से चला सकते हो, फंड बना सकते हो, निगम बना सकते हो इनके ऊपर। तो अगर आप उस नियम के तहत अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वह कहलाती है वैध साझेदारी। ठीक है ना, तो ये साझेदारी के प्रकार थे। साझेदारी को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला दायित्व के आधार पर साझेदारी, अपन ने पढ़ा है कि उनके साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वो निश्चित होते हैं। निश्चित क्रियाकलाप में कोई कार्य करते हैं तो उसे सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं। किसी दायित्व के साझेदारों के असीमित दायित्व होते हैं तो वो असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। फिर अपन ने पढ़ा समय के आधार पर। समय के आधार पर उनके 6 महीने का या 1 साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीना या साल भर कंप्लीट हो गया तो वो साझेदारी वहीं पर सीमित हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है, तो वो कहलाती है सीमित साझेदारी। फिर उसके बाद में आती है असीमित साझेदारी, जो आप गोइंग कॉन्सेप्ट के आधार पर चलते हो कि अपने को समय नहीं पता कि आप कितने समय के लिए साझेदारी कर रहे हो और आप उसको कंटिन्यू रख रहे हो आगे की तरफ, तो वो कहलाती है असीमित साझेदारी। फिर अपन पढ़ते हैं उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर साझेदारी 2 प्रकार से होती है, एक तो विशेष साझेदारी और ऐच्छिक साझेदारी। हमने पढ़ा अपनी इच्छा, ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार उद्देश्य पूर्ण होने पर अपन उसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, तो वह कहलाती है ऐच्छिक साझेदारी। और जिसमें उद्देश्य पूर्ण हो गया, अब उस साझेदारी को अपन को आगे नहीं करना है, लाभों को बांट करके वहीं पर साझेदारी को समाप्त करना है, तो वह कहलाती है विशेष साझेदारी। उसके बाद में आते हैं वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी होती है, वैध और दूसरी होती है अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी सरकार के अनुसार अपन को जो जिस चीज के लिए छूट मिली होती है कि आप इस चीज का व्यवसाय कर सकते हो, आप लकड़ियों का व्यवसाय कर सकते हो, आप इसका व्यवसाय कर सकते हो, आप सोने चांदी का व्यवसाय कर सकते हो, आप लोहे का व्यवसाय कर सकते हो, तो उनके लिए अपन किसी प्रकार की साझेदारी करते हैं तो वो कहलाती है वैध साझेदारी। और जो सरकार ने अधिनियम के तहत ये कह रखा है कि जनता में ये व्यवसाय को निषेध है, जैसे अपन कहते हैं कि डोडा चूरा, ये अब सरकार ने सीमित लोगों के लिए निर्धारित कर रखा है, बाकी लोगों के लिए अवैध कहलाता है ना। तो इन सब जिनके लिए अपन ने सरकार ने मना कर रखा है, उन चीजों के लिए अगर अपन किसी प्रकार की साझेदारी कहलाती है तो वो अवैध साझेदारी कहलाती है। ये साझेदारी का नॉर्मल सा परिचय था। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा और आता है, जिसके बाद में ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आता है नया संलेख। क्या आता है संलेख? क्या होता है? एग्रीमेंट। हम जानते हैं कि जब साझेदार
आपस में मिल करके साझेदारी करने के लिए नियम बनाते हैं तो उसे कहते हैं अपन संलेख। ठीक है ना। तो दो साझेदारों के मध्य परिभाषा क्या होगी? दो साझेदारों के मध्य वैध व्यवसाय को करने के लिए या वैध व्यवसाय के लिए नियम बनाए जाते हैं या अनुबंध बनाए जाते हैं। ठीक है ना। किसी प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, अनुबंध बनाए जाते हैं, साझेदारी संलेख कहे जाते हैं। ठीक है। साझेदारी संबंध अपन ने पढ़ा कि किसी प्रकार का अपना एग्रीमेंट तैयार करते हैं तो वही अपना क्या होता है? संलेख होता है। यह दो भागों में बांटा जाता है, एक लिखित भी हो सकता है और दूसरा मौखिक भी हो सकता है। लिखित में तो आप क्या करते हो? उसको लिख करके उस एग्रीमेंट को तैयार करते हो जिसपे दोनों के सिग्नेचर हो जाते हैं। दोनों के मस्तिष्क में वो सारे जो नियम आप डिसाइड करते हो वो सारे नियम वो पढ़ लेते हैं, उनको समझ करके वो सिग्नेचर करते हैं, तो वो कहलाती है लिखित साझेदारी। ठीक है। और मौखिक का मतलब होता है कि अगर आपने बोलचाल की भाषा में आपने नियम बनाए और नियमों का आपने पालन करने के लिए आपने कहा है कि हाँ ये नियम सही है, मेरे समझ में आ रहा है, अब इसके लिए अपन को क्या करना है? साझेदारी कर सकते हैं, तो वह कहलाती है मौखिक साझेदारी। ठीक है। आपने सारे नियम थे कि साझेदारों को कितना क्या वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, उनका लाभों का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, अगर वो पूंजी आहरण पे लेते हैं तो उनको कैसे क्या वो ब्याज दिया जाएगा, अगर वो निजी उपयोग के लिए पूंजी निकालते हैं तो कैसे क्या उनसे ब्याज लिया जाएगा। ये सभी चीजें निर्धारित की जाती है। फर्म का नाम, फर्म कहाँ स्थापित की जाए, ये सभी चीजें जो होती है ये साझेदारी संलेख के अंतर्गत आती है। तो साझेदारी संलेख के अंतर्गत कुल बातें अपने को 21 प्रकार की बातें बताई है, जैसे फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, फर्म कहाँ स्थापित है। ठीक है। और उनके ऊपर कितना वेतन, कितनी पूंजी लाने का अधिकार है, कितना से वो फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पर कितनी पूंजी के साथ में व्यवसाय कर सकते हैं, कितनी पूंजी लेकर के आ रहे हैं, वो ये सभी चीजें उसमें लिखी जाती है। यही आवश्यक बातों में काउंट की जाती है। वो कितनी पूंजी को आहरित कर सकते हैं फर्म के मध्य में, और कितनी पूंजी ला करके फर्म को सुचारू रूप से और चला सकते हैं, कितना आहरण पर ब्याज लिया जाएगा या कितना पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ये सभी चीजें इस संलेख में डिसाइड की जाती है। ठीक है। अब साझेदारी संलेख के अभाव में अब आपने ना तो ये लिखा है ना ये लिखा है, तो संलेख के अभाव में ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट के रूप में मनाई जाती है। ठीक है। संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख के अभाव में किसी प्रकार के जो नियम पारित होते हैं वो क्या होते हैं? पहला, साझेदारों को वेतन, कमीशन और बोनस नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी साझेदार जो संलेख के अभाव में आपने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, वो आपने डायरेक्ट साझेदारी कर ली, ठीक है, तो उनको वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। दूसरा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। ये चीजें अपन क्या करेंगे? साझेदारों को नहीं देंगे। तीसरा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी साझेदार ने किसी भी प्रकार का आहरण किया है तो अपन उस पर आहरण पर ब्याज को नहीं लेंगे। चौथा, अगर उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है, ठीक है, किसी भी साझेदार ने फर्म के मध्य में अतिरिक्त पूंजी लगाई है ना, तो उनके ऊपर उसको 6% का ब्याज दिया जाएगा एडिशनल कैपिटल पर। पांचवा, लाभ हानि का जो विभाजन होगा वह क्या होगा? बराबर बराबर होगा। लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा। ये मुख्य रूप से 5 बातें हैं। छठी बात एक और होती है कि सभी साझेदारों को
जितनी भी पुस्तकें रखी गई है फर्म में, उन सबको देखने का, उनका निरीक्षण करने का अधिकार भी उनको मिलता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 5 बातें हैं। तो छठी बात में भी लिख देता हूं, पुस्तकें देखने का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज उनको नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार से अतिरिक्त पूंजी लगाई है या किसी प्रकार का लोन दिया है या दिलवाया गया है तो उसके ऊपर 6% का ब्याज लिया जाएगा। लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा और पुस्तकें देखने का, उनको समझने का अधिकार होगा। ठीक है ना, या फिर उसको न्यायालय में जाने का भी अधिकार हो सकता है। ये सभी चीजें अपनी थ्योरी में आता है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में अपने इससे लेखांकन के संबंध में क्या क्या किया जाता है, किस तरह से खाते बनाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो अब अपन आते हैं साझेदारी में लेखांकन। साझेदारी में लेखांकन, लेखांकन क्या चीज होती है? लेखांकन का मतलब होता है लेखा करने से होता है। अगर 2 साझेदारों के मध्य में किसी भी प्रकार के व्यवहार हुए, उन्होंने कोई माल खरीदा है, माल को बेचा है, ठीक है, माल को ज्यादा मूल्य पर बेचा है तो उनको लाभ मिला है तो उनको सैलरी, कमीशन, बोनस अगर ये दे रहे हैं अपन, तो उसके संबंध में अपन एक खाते बना करके उनको निपटारा किया जाता है। और अपन मोस्टली यह जानते हैं कि जब नॉर्मल साझेदारी चल रही होती है तो 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। ठीक है ना, साझेदारी चल रही है तो 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। दूसरा साझेदारों के पूंजी खाता, जिसे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया। लाभ हानि नियोजन खाता ये फर्म का खाता है। फर्म का खाता आप जानते हो कैसे बनाया जाता है, 2 भागों में बनाया जाता है। टी आकार का खाता होता है, ये अपन जानते हैं किस आकार का खाता होता है, टी टाइप का खाता होता है। टी का मतलब होता है एक तरफ डीआर की साइड होगी, दूसरी तरफ सीआर की साइड होगी। डीआर की साइड में वही डीआर वाला नियम, समस्त खर्चे और हानियों को अपन क्या करेंगे, डीआर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी चीज का फर्म को अगर खर्चा होता है या हानि होती है तो अपन डीआर करेंगे। फर्म को किसी चीज की प्राप्तियां होती है तो अपन सीआर करेंगे। नॉर्मली ये अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला परिवर्तनशील पूंजी विधि और दूसरा स्थिर पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि क्या होती है? किसी भी प्रकार के साझेदारों ने अतिरिक्त पैसा लाए हैं, पूंजी लगाई है या पूंजी निकाली है, साझेदार ने वेतन, कमीशन, बोनस प्राप्त किया है, तो उनसे संबंधित एक खाता बनता है जिसमें कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसमें एक खाता बनाया जाता है। ठीक है, और स्थिर पूंजी विधि में भी वही चीज आती है जो परिवर्तनशील पूंजी विधि में का बताया गया, पर स्थिर पूंजी विधि में इस खाते को 2 भागों में बांटा गया है। पहला साझेदारों के पूंजी खाते, ठीक है, और दूसरा साझेदारों के चालू खाते, जिसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट। साझेदारों के करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
ये जो चैप्टर है वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही बोर्ड में ये चैप्टर इम्पोर्टेंट बताया गया है। ये पूरी पार्टनरशिप अपने 15 से 25 नंबर के बीच में आती है, जिसमें से पहला चैप्टर अपने 7 से 8 नंबर का चैप्टर है। और दोनों ही बोर्ड में, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्डों में इतनी ही थ्योरी है और इतने ही इसमें खाते बनाए जाते हैं। तो ये आज अपना थ्योरी का मैटर कंप्लीट हो गया है। अब ये जो परिवर्तनशील पूंजी विधि है और स्थिर पूंजी विधि, एग्जाम में इनके अंतर भी पूछे जाते हैं। अंतर पूछे जाते हैं, इसमें एक खाता बनाया जाता है, इसमें 2 खाते बनाए जाते हैं, इसमें डीआर सीआर कुछ भी हो सकता है, इसमें डीआर होता है ना। तो इसमें जो अंतर है वो अपने को अंतर बुक में देखना है अपने को। बाकी अपने थ्योरी हो गई है कंप्लीट। इस संबंध में थ्योरी के केवल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मेन तो अपने साझेदारी संलेख से आते हैं, जो अपन ने पढ़ा था। संलेख किसे कहते हैं और संलेख का अभाव। अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी अभी, संलेख और संलेख में क्या क्या चीजें आती है, लिखित होता है कि मौखिक होता है, 2 चीजें अपन ने पढ़ी। और इसके अलावा संलेख अगर नहीं बनाया गया है तो संलेख के अभाव में जो 5 नियम या 6 नियम लागू हुए थे, वो कौन कौन से नियम लागू हुए थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट चीज है। अगर अपने को इसी सवाल में ये कहा गया है कि वो लास्ट में कि ये सब चीजें होने के बाद में साझेदारी संलेख का अभाव पाया गया था, तो अपन वो 6 नियम उसी समय से ही लागू करके उस खाते को कंप्लीट कर लेंगे। ये अपनी थ्योरी आज कंप्लीट हुई है। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट क्लास अपन इसके सवालों से साथ में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।